चलो ठीक है, अरे स्टार्ट। ठीक है, देखो अब हेडिंग है अपनी निरोधी विभव। निरोधी विभव, ठीक है। पिछले वाले में क्या पढ़ा था? बीन का नियम, स्टीफन का नियम और देवरोगली तरंगदैर्घ्य, देवरोगली आवृत्ति और कार्यफल। ठीक, अब स्टार्ट करें निरोधी विभव क्या होता है, समझो। कोई भी प्रकाश वैद्युत सेल है, ठीक है, प्रकाश वैद्युत सेल। अब सबने पढ़ा होगा प्रकाश वैद्युत सेल में दो चीजें होती, कौन कौन सी? एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड, ठीक है। अब एनोड कैसा होता है? धनात्मक प्लेट, धनात्मक प्लेट। और कैथोड क्या है? ऋणात्मक प्लेट, ऋणात्मक प्लेट, ठीक है। किसी भी सेल में दो प्रकार के क्या होंगी? छड़ होंगी, एनोड और क्या होंगी? कैथोड। एनोड क्या है? धनात्मक प्लेट और कैथोड क्या है? ऋणात्मक प्लेट। ठीक, अब समझना क्या है, जब किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, तब उसमें क्या उत्पन्न होगी? वैद्युत धारा, ठीक है। क्या ये वैद्युत धारा? अब समझो, कोई भी अगर सेल है, और सेल कौन सी है? प्रकाश वैद्युत सेल। तो अगर हम कहें कि प्रकाश वैद्युत सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इन वाले इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, एक बार दोबारा समझो पूरी बात क्या है। कोई भी प्रकाश वैद्युत सेल है, तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कौन कौन से? एनोड और कैथोड। एनोड क्या होते हैं? धनात्मक प्लेट होती है, धनात्मक छड़ होगी, और कैथोड क्या? ऋणात्मक प्लेट या ऋणात्मक छड़ होगी, ठीक है। और किसी भी परिपथ में, किसी भी सेल में जब तक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न नहीं होंगे तब तक वैद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब उत्पन्न होंगे या उनका जो प्रवाह होगा, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और उनके द्वारा जो भी धारा उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा। अब पूरी बात समझो, निरोधी विभव या इसी का दूसरा नाम होता है संस्तब्ध विभव, संस्तब्ध विभव, या एक नाम और है मंदक विभव, मंदक विभव, ठीक है। विभव तीन टाइप के नाम है, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी, निरोधी, संस्तब्ध या मंदक। अब डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी प्रकाश वैद्युत सेल है, उसमें एनोड है और क्या है? कैथोड। अब कैथोड कैसी छड़ है? ऋणात्मक। तो क्या कहोगे? किसी प्रकाश वैद्युत सेल में, किसी प्रकाश वैद्युत सेल में ऋणात्मक प्लेट पर, सॉरी उल्टा हो जाए, क्या कहोगे? किसी प्रकाश वैद्युत सेल में धनात्मक प्लेट पर, किस पर लगाओगे? धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव। क्या बोलेंगे? किसी प्रकाश वैद्युत सेल में धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, मतलब क्या बोलेंगे? न्यूनतम ऋणात्मक विभव, जो, अब क्या कहोगे? वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा, यहां पे क्या उत्पन्न हुई थी? प्रकाश वैद्युत धारा के मान को शून्य कर देता है। क्या कर देता है? शून्य कर देता है, कमा निरोधी विभव या मंदक विभव कहलाता है। ठीक है, समझ गए? दोबारा सुनो पूरी बात क्या है। किसी प्रकाश वैद्युत सेल में, किसी प्रकाश वैद्युत सेल में धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा के मान को शून्य कर देता है, कमा निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव या फिर मंदक विभव कहलाता है, और इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे V0 से प्रदर्शित करेंगे। समझ गए पूरी बात? यहां तक डेफिनेशन लिख लो एक बार पूरी। देखो, किसी प्रकाश वैद्युत सेल में, किसी प्रकाश वैद्युत सेल में धनात्मक प्लेट पर लगाया गया, धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव, वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश वैद्युत धारा के मान को, जो प्रकाश वैद्युत धारा के मान को शून्य कर देता है, शून्य कर देता है, कमा निरोधी विभव कहलाता है, निरोधी विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं, इसे V0 से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है, समझे? यहां तक की बात डेफिनेशन हो गई कि किसी प्रकाश विद्युत सेल में धनात्मक प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो प्रकाश विद्युत धारा के मान को शून्य कर देता है क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाएगा। ठीक है, इसे बी विरोधी करेंगे। अब समझो भाई, मेन पॉइंट ये नहीं कि डेफिनेशन आ रही कि नहीं आ रही, और इसके अलावा क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा कि निरोधी विभव किन किन बातों पर या किन किन तथ्यों पर निर्भर करता है, ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हटाए और इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे निरोधी विभव निम्नलिखित दो बिंदुओं पर निर्भर करता है। निरोधी विभव की निर्भरता। ठीक है, मतलब निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दो ही पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है निरोधी विभव आपतित प्रकाश। सबने पढ़ा है आपतित प्रकाश। जब भी किसी धातु की सतह पर कोई प्रकाश गिरता है तो उस धातु की सतह से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। अब वहां पे जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, ठीक, पहला पॉइंट क्या है, जो निरोधी विभव है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर एक है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, और दूसरा होता है प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड की धातु पर। कैथोड की धातु पर मतलब जो कैथोड है या जो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है उसकी धातु की प्रकृति कैसी है। तो पॉइंट दोनों समझ गए होंगे। यहां तक निरोधी विभव की निर्भरता कितने पॉइंट पे है? 2 पॉइंट पे है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड की धातु पर। ठीक, दोनों पॉइंट हो गए, ये लिख लो दोनों पॉइंट और आगे बढ़े फिर इसके बाद। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फोटान के गतिज द्रव्यमान को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है फोटान के गतिज द्रव्यमान को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे कि फोटान क्या होता है। हमने कहा था किसी भी धातु की सतह पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन। किसी धातु सतह पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोटान। आप समझो, फोटान की जो ऊर्जा थी, फोटान की, अब देखो आगे डेफिनेशन पूरी वो नहीं लिखा जो पहले लिखवाई थी, डेफिनेशन हो चुकी पूरी। क्या कहोगे? फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा क्या लिखवाई थी? E बराबर hν। E बराबर क्या लिखवाई थी? hν। ये फोटान की ऊर्जा है। अब अगर हम लोग कहे यहां से कि अगर फोटान की ऊर्जा E बराबर hν है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? K बराबर क्या होगी? 1/2 mv²। ये तो होगी 1/2 mv²। तो जो ऊर्जा फोटान की है वही किसकी होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो फोटान की ऊर्जा किसके बराबर होगी? बोलो, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। या भाई सीधी बात कहे कि गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं हो सकती, फोटान के संवेग के बराबर होगी या इलेक्ट्रॉन के संवेग के बराबर होगी। तो E बराबर hν और गतिज ऊर्जा क्या होती? 1/2 mv²। अच्छा, अगर पूछे कि संवेग क्या होता है, बोलो संवेग क्या होगा? P बराबर mv। संवेग क्या होगा? P बराबर mv। तो दो चीजें आ गई यहाँ पे, एक तो फोटान की ऊर्जा E बराबर hν और एक क्या हो गया? संवेग mv। इतना लिखो पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ाएं फार्मूला। ठीक, अब सुनो आगे। अगर हम लोग फार्मूला यूज करें गतिज ऊर्जा का K बराबर 1/2 mv², तो ये भी ठीक गलत नहीं कुछ। लेकिन अगर हम लोग आइंस्टीन समीकरण देखें, आइंस्टीन समीकरण,
तो आइंस्टीन समीकरण क्या होता है, E बराबर mc स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर। अब ये जो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों कैसे हो जाए, आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि E और E आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो mc स्क्वायर बराबर h न्यू, क्या हो जाएगा, h न्यू। अगर हम m निकाले, अच्छा m है क्या, तो m क्या था, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान को स्पष्ट करना है, तो m क्या हो जाएगा, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान। m बराबर h न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, c स्क्वायर, h न्यू अपॉन c स्क्वायर। या तो ये फार्मूला बना लो, या फिर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं m बराबर h अपॉन c स्क्वायर। न्यू बराबर क्या होता है बताओगे, न्यू बराबर क्या होता है, c अपॉन लेमडा। तो c अपॉन लेमडा यहाँ रखो और एक c कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा h अपॉन c लेमडा। बात समझे यहाँ तक की। तो फोटॉन का गतिज द्रव्यमान क्या हो गया, m बराबर h अपॉन c लेमडा। यही फार्मूला होगा जब भी पूछा जाए कि फोटॉन का गतिज द्रव्यमान क्या होगा, तो ये फार्मूला लिख लेना उसका, ठीक, समझ गया तक की बात, करो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद दो क्वेश्चन हो गए अपनी, फोटॉन का गतिज द्रव्यमान हो गया और निरोधी योग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं तथा ये यांत्रिक तरंगों एवं वैद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक नहीं, क्वेश्चन कितने हो गए, तीन। क्वेश्चन कितने हो गए, तीन। सबसे पहली बात, द्रव्य तरंगे सबने पढ़ी होंगी शायद, और कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं इनमें। तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, द्रव्य तरंगों के बारे में किसने बताया था, दे ब्रॉगली ने, ठीक है। तो दे ब्रॉगली ने क्या बताया था कि किसी गतिमान कण से संबद्ध, किसी गतिमान कण से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं, ठीक है, समझ गया तक की बात। अगर क्वेश्चन केवल इतना है कि द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो आंसर क्या होगा, किसी गतिमान कण से संबद्ध तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि द्रव्य तरंगों के लिए दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, तो दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला सबने पढ़ा होगा, क्या होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, क्या होगा, h अपॉन पी। अच्छा, लैम्डा बराबर h अपॉन पी, और p का मान क्या होता है, mb, p का मान क्या होगा, mb। अब इतना फार्मूला है तो ये होगी दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, और अगर प्रूफ करना हो तो भाई कर लेते हम लोग, लेकिन ये भी नॉर्मल फार्मूला देगा अपना, लैम्डा बराबर h अपॉन √2m k, क्या हो जाएगा, 2m k। कब होगा, जब हम लोग v का मान रखेंगे। जैसे अगर फार्मूला पढ़ा हो तो k बराबर क्या होता है, 1/2mb स्क्वायर, और अगर हम लोग मान निकाले यहाँ से तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2k/m होगा, और v का मान कितना हो जाएगा, √2k/m। तो यहाँ पे मान रखें, हल करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h अपॉन √2m k। और अगर आगे भी प्रूफ करना हो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन √b, और क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में ये मान आएगा। तो ये हो जाएगा भाई क्या, द्रव्य तरंगों की बात हो गई, ठीक है। क्या होता है भाई, द्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, किसी गतिमान कण से संबद्ध तरंगों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य तरंगे कहते हैं। अगर दे ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का फार्मूला पूछा जाए, लैम्डा h अपॉन p होगा, p का मान mb होगा, और अगर आगे v का मान निकाला जाए तो √2k/m होगा। सॉल्व करेंगे तो h अपॉन √2mk हो जाएगा, और आगे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो फिर 12.27 अपॉन √b, और ये v क्या होता है, निरोधी विभव होगा, और एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या है वो समझो, तथा ये यांत्रिक तरंगों और वैद्युत चुम्बकीय तरंगों से किस प्रकार, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ाएं इनको, ठीक है।
ठीक है, तीनों बातें समझो कौन कौन सी। यांत्रिक तरंगों में क्या होगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होगा, और द्रव्य तरंगों में क्या अलग है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यांत्रिक तरंगे। ठीक है, यांत्रिक तरंगे। देखो पहली बात है कि यांत्रिक तरंगों में जब पूछा जाए कहां से उत्पन्न होंगी तो कह देना यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में उत्पन्न होती है। ठीक है, यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों उत्पन्न होगी। दूसरी बात, यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण, माध्यम के कण अर्थात संपूर्ण माध्यम कंपन करता है। ठीक है, संपूर्ण माध्यम कंपन करता है। अब वैसे अपने सिलेबस में ये पूरी है नहीं, लेकिन थोड़ा और समझ लो कि यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। कौन कौन सी होंगी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। ठीक है, तो पहली बात हो गई कि यांत्रिक तरंगों में क्या होता है, यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यांत्रिक तरंगों में माध्यम के कण अर्थात संपूर्ण माध्यम कंपन करता है, मतलब जिस माध्यम में उत्पन्न होंगी वो संपूर्ण माध्यम कंपन करेगा। एग्जाम्पल जैसे अगर किसी तालाब में पत्थर फेंके तो तालाब का जो पानी है वो पूरा कंपन करेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे, माध्यम के कण या संपूर्ण माध्यम कंपन करता है। तो ये पहली बात होगी। ठीक, दूसरी बात क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, अच्छा ये क्या चीज है भाई, तो समझो वैद्युत चुंबकीय तरंगों पर बात करें हम लोग, सबसे पहले यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए होगा, माध्यम। कौन कौन सा माध्यम, तो ठोस या फिर द्रव या फिर क्या होगा, गैस। लेकिन वैद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं इन्हें चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है। मतलब क्या कहोगे, इसमें क्या होगा, इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर कंपन करते हैं। क्या कंपन करेंगे, वेक्टर कंपन करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरा अंतर मिल गया इनमें भाई। पहला अंतर क्या था, यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस में उत्पन्न होती हैं, मतलब इन्हें माध्यम चाहिए, और माध्यम के कण या संपूर्ण माध्यम कंपन करता है इनमें। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर कंपन करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात कौन सी तरंगे आ गई, द्रव्य तरंगे या देवरोगली तरंगे। तो ये क्या चीज है बीच में समझ लो। जो द्रव्य तरंगे होती हैं, क्या होती हैं द्रव्य तरंगे, उनमें माध्यम के कणों के किसी स्थान विशेष या किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकताएं बदलती रहती है। ठीक है, तीनों बातें क्लियर हो गई यहाँ तक की। पहली बात क्या थी, यांत्रिक तरंगे ठोस, द्रव, गैस, मतलब माध्यम चाहिए इन्हें, और इनमें माध्यम के कण और संपूर्ण माध्यम कंपन करता है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के वेक्टर कंपन करते हैं, और द्रव्य तरंगों में माध्यम के कणों के किसी विशेष स्थान पर पाए जाने की प्रायिकताएं भिन्न भिन्न। प्रायिकता का मतलब जानते होंगे सब लोग, मैथ पढ़ी तो। ठीक है, इतना नोट करो करांगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद। अब अगर आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण आता छोड़ देते, ठीक है, तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, ये खुद ही कर लेना, वैसे पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, E बराबर H न्यू माइनस न्यू जीरो, या फिर E बराबर H C 1/λ माइनस 1/λ जीरो। ठीक है, तो ये कर लेना अपने मन से प्रूफ, और अगर दिक्कत तो मतलब फिर करवा देंगे। समझ गए नहीं बताया था। ठीक है, अब समझो मतलब न्यूमेरिकल करवाए कि ना करवाए ये बताओ, पहले करवाए। ठीक है, ये कर लेना अपने मन से। और टॉपिक बता दें पहले ही कि इसके बाद हम लोग परमाणु और नाभिक पढ़ लेंगे। ठीक है, परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक। ठीक है,
तो कुछ क्वेश्चन पहले कर ले न्यूमेरिकल टाइप में, फिर ये करेंगे टॉपिक हम लोग। चलो पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बेसिक बिल्कुल 1 नंबर टाइप का क्वेश्चन। दो वस्तुएं हुई, ठीक है, दो वस्तुएं, उसमें से एक वस्तु का तापमान, एक वस्तु का ताप, चलो T1 मान लेते, ठीक है। एक वस्तु का तापमान 727 डिग्री सेल्सियस और दूसरी वस्तु का तापमान T2 बराबर कितना दिया, देखो एक बार। T2 बराबर दिया है 327 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि दो वस्तुएं हैं जिनमें से एक वस्तु का तापमान कितना है 727 डिग्री सेल्सियस और दूसरी का तापमान कितना है 327, और पूछा है दोनों वस्तुओं से विकिरित का मतलब जानते हैं, विकिरण ऊर्जा जो होती से विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले याद कर ले, 1 नंबर क्वेश्चन आएगा ये वाला। तो क्या करो, सबसे पहले एक फार्मूला पढ़ा होगा, E समानुपाती या E बराबर सिग्मा T की पावर 4। कौन सा नियम बताओगे, स्टीफन का नियम, ठीक है। तो ये विकिरण ऊर्जा का फार्मूला है कि किसी भी धातु की सतह से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान उस धातु के परम ताप की, धातु बताई थी या फिर क्या बताया था, कृष्णिका विकिरण बताया था हमने, ठीक है, परम ताप की चतुर्घात के समानुपाती होता है, मतलब ये फार्मूला होता है रियल में। अब अगर दो वस्तु हैं तो पहले के लिए E1 और क्या होगा T1 और दूसरे के लिए E2 और यहाँ सिग्मा और क्या हो जाएगा T2। अब सिग्मा से मतलब है नहीं, सभी का नंबर कितना 1 और ये कितना हो गया 2, अगर डिवाइड कर दें तो क्या आएगा E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा। तो परमानेंट विकिरण ऊर्जा के लिए फार्मूला याद करो, अनुपात के लिए E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 पावर कितनी हो जाएगी 4। अब देखो T1 का मान बताओ, T1 का मान कितना 727, लेकिन इसे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, केल्विन में। तो 727 में कितना ऐड कर दो 273, 273 कितना हो जाएगा 1000 केल्विन, और 327 में 273 ऐड करो कितना हो जाएगा 600, कितना हो गया 600 केल्विन। चलो बात समझे आता कि अब रखो मान, T1 का मान कितना है 1000 और बटे T2 का मान कितना है तो 600, और पावर कितनी लगाओ 4। अब यहां से ये कैंसिल कर दो, तो 10 है, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 मतलब 5/3, 5 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4 मतलब 625 और बटे में कितना हो जाएगा 81, तो अनुपात कितना हो गया 625 अनुपात 81। बोलो कुछ बात समझे यहाँ तक की। तो विकिरण ऊर्जा का अनुपात सीधा है, सीधा फार्मूला यही रहेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन कर, अगला क्वेश्चन देखो, देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, यदि किसी कृष्णिका का तापमान 300 केल्विन से बढ़ाकर 600 केल्विन कर दिया जाए, तो विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन की दर कितने गुना हो जाएगी, ठीक है। समझ ध्यान से क्वेश्चन, यदि किसी कृष्णिका का तापमान 300 केल्विन से बढ़ाकर कितना कर दिया है 600 केल्विन, तो उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के मान की जो दर है वो कितना गुना हो जाएगी। अभी एक फार्मूला पढ़ के आए हम लोग, E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है 4। तो बस वही फार्मूला यूज करना और आगे बढ़ना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले फार्मूला क्या है, E1 अपॉन E2 बराबर T1 अपॉन T2 की पावर कितनी है 4।
तो पहले तापमान कितना था 300 कैलोरी, तो 300 और पावर कितनी लगाओ 4, और बाद में तापमान कितना हो गया 600, तो 600 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब 0 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। और 3 की पावर 4 ना करो, सीधा लिखो 3 दूनी 6, मतलब 1/2, 1/2 की पावर कितनी होगी 4, तो E1 अपॉन E2, और 1/2 का पावर कितनी 4, मतलब 1/2 कितना हो गया 16, और कैची गुणा करें तो E2 का गुणा 1 में, तो E2 बराबर 16 E1, मतलब पहले जो ऊर्जा थी वो कितनी थी E1, और अब कितनी E2, तो कितनी गुना होगी 16, हम कह देंगे कि 16 गुना हो जाएगी। कितना गुना हो जाएगी 16 गुना हो जाएगी। बात समझे यहाँ तक की, करो जल्दी से।